धरती पर जिंदगी मतलब लाइफ आई कहाँ से? मेरा मतलब है बेजान चीजों से जानदार चीजें बनी कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से हमें हैरान कर रखा है। क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था या फिर प्योर केमिस्ट्री का खेल? चलिए आज हम मिलकर इस वैज्ञानिक कहानी की परतों को खोलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हमारा डीएनए एक केले से 60% मिलता है, पर ये बिल्कुल सच है। और ये जो हैरान करने वाली बात है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती है कि इस प्लैनेट पर मौजूद हर जिंदा चीज, चाहे वो हम इंसान हो या फिर एक केला, सब कहीं ना कहीं एक ही जगह से आए हैं। तो मिलिए लूका से, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अब देखिए, लूका इस धरती पर जिंदगी का पहला रूप नहीं था, नहीं, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां से आज मौजूद हर जिंदा चीज का फैमिली ट्री मतलब वंशावली शुरू होती है। पर एक मिनट, यहाँ एक जरूरी बात है, लूका तो पहले से ही जिंदा था, तो फिर असली सवाल तो ये हुआ कि भाई लूका में जान कहाँ से आई? देखिए, बहुत लंबे समय तक, सदियों तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि जिंदा और बेजान चीजों के बीच कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति होती है, एक लाइफ फोर्स। और जब तक ये सोच थी, जिंदगी की शुरुआत को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स ने इस लाइफ फोर्स वाली पूरी आइडिया को हिला कर रख दिया। पहले लवॉजिये ने दिखाया कि अरे जीवन कोई रहस्य नहीं, ये तो एक केमिकल प्रोसेस है। फिर वोल्टा ने साबित किया कि जानवरों में कोई जादुई एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज नहीं होती। और फिर आखिरी कील ठोकी वोलर ने, जब उन्होंने लैब में बेजान केमिकल से यूरिया बना दिया, वही यूरिया जो तब तक सिर्फ जिंदा चीजों में मिलता था। बस इन खोजों ने यह साफ कर दिया कि जिंदा और बेजान दोनों दुनिया एक ही केमिकल रूल से चलती हैं। तो ठीक है, अगर कोई जादुई लाइफ फोर्स नहीं है तो फिर जिंदगी शुरू कैसे हुई? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जिंदा होने का मतलब क्या है। आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो किसी चीज को जिंदा बनाती हैं? साइंटिस्ट मोटे तौर पर 4 मेन बातों पर सहमत हैं। पहली चीज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जिंदा चीजें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड से बनी होती हैं। दूसरा, एक बाउंड्री, एक तरह की दीवार जैसे सेल मेम्ब्रेन, जो उसे बाहर की दुनिया से अलग रखे। तीसरा, रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी बना पाने की काबिलियत। और चौथा है मेटाबॉलिज्म, यानी अपने आसपास से एनर्जी लेकर खुद को चलाना। तो ये वो 4 चैलेंजेस थे जिन्हें बेजान मैटर को पार करके जिंदा बनना था। चलिए पहले चैलेंज से शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। सवाल ये है कि जिंदगी के लिए जरूरी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये आए कहाँ से? एक बहुत ही दिलचस्प थियरी है कि ये धरती पर बने ही नहीं, ये अंतरिक्ष से आए थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने जब दूर के गैस के बादलों और मीटेरॉइड्स को देखा तो वे हैरान रह गए। वहां लाइफ के लगभग सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद थे, अमीनो एसिड्स, यूरिया और यहाँ तक कि डीएनए और आरएनए बनाने के लिए जरूरी शुगर के हिस्से, सब कुछ अंतरिक्ष में तैर रहा है। जैसा कि साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने कहा था, ब्रह्मांड एक बड़े गोदाम की तरह है जिसमें जीवन के लिए जरूरी सभी स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं। मतलब यूनिवर्स एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है जिसने धरती को जिंदगी शुरू करने के लिए सारा कच्चा माल दिया। तो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो स्पेस से आ गए, लेकिन ये बिखरे हुए पुर्जे शुरुआती धरती पर जुड़कर जिंदगी कैसे बने? इसका जवाब हमें मिल सकता है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस में। और 1953 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने इसे साबित भी कर दिया। बहुत सिंपल था, उन्होंने एक शीशे के फ्लास्क में शुरुआती धरती के एटमॉस्फेयर जैसी गैसें भरी, उसमें बिजली की चिंगारियां छोड़ी, और पता है क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में अमीनो एसिड्स जैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप बनने लगे। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि जिंदगी की शुरुआत कोई अरबों में एक होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि सही कंडीशंस में केमिस्ट्री का एक नेचुरल रिजल्ट हो सकता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। अब आते हैं अगले 2 चैलेंजेस पर, रेप्लिकेशन और बाउंड्री, मतलब पहली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और पहले सेल्स कैसे बने। यहीं पर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सामने आती है। देखिए, आरएनए एक कमाल का मॉलिक्यूल है। ये डीएनए की तरह इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और एक एंजाइम की तरह खुद काम भी कर सकता है। मतलब ये एक ही चीज में ब्लूप्रिंट भी था और उस ब्लूप्रिंट को पढ़ने और बनाने वाली मशीन भी। इसी ड्यूल रोल की वजह से ये जिंदगी का पहला इंजन बनने का परफेक्ट कैंडिडेट था।
और बाउंड्री का क्या? इसका जवाब तो हैरान करने वाला और बहुत सिंपल है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में साबुन के बुलबुले बनते हैं, फैटी एसिड्स भी पानी में अपने आप गोल गोल बबल जैसी चीजें बना लेते हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि शुरुआती सेल मेम्ब्रेन जैसे ही थे। और फिर वो एक जादुई लम्हा आया होगा जब अपनी कॉपी बनाता हुआ एक आरएनए मॉलिक्यूल गलती से ऐसे ही एक लिपिड बबल के अंदर कैद हो गया, और बस उसी पल जन्म हुआ पहले प्रोटोसेल का, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन जो एक बाउंड्री से बाहरी दुनिया से अलग थी। ये सभी सेलुलर लाइफ का सबसे पहला पूर्वज था। चलिए अब हम आखिरी नियम पर आते हैं, मेटाबॉलिज्म। जिंदगी को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? और इसका जवाब हमें कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन की सबसे ज़रूरी घटनाओं में से एक की तरफ ले जाता है। सोचिए, करीब 2 अरब साल पहले की दुनिया। जिंदगी बहुत सिंपल थी। समंदर में प्रोकैरियोट्स का राज था। ये बैक्टीरिया और आर्किया जैसे सिंगल सेल जीव थे जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और आज हम जो भी कॉम्प्लेक्स लाइफ देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। इनकी कहानी एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना से शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक सिंपल सा आर्किया सेल था और उसने एक बैक्टीरिया को निगल लिया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ। उसने उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि वो बैक्टीरिया उस आर्किया के अंदर ही रहने लगा। एक फायदे का सौदा दोनों के लिए। और वक्त के साथ वो मेहमान बैक्टीरिया इवॉल्व होकर बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, वही माइटोकॉन्ड्रिया जो आज हमारी हर सेल के अंदर का पावर प्लांट है। वो एक परमानेंट रेजिडेंट बन गया जिसका काम था एनर्जी बनाना। इस एक घटना का असर अनबिलीवेबल था। एक यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एक सिंपल प्रोकैरियोट के मुकाबले 2 लाख गुना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए जरा, 200,000 टाइम्स मोर एनर्जी। ये जबरदस्त पावर अप था। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने सब कुछ बदल दिया। इसी की वजह से सेल्स बड़े हो पाए, नए नए जीन्स डेवलप कर पाए और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना पाए। असल में धरती पर मौजूद हर पौधा, हर जानवर आज सिर्फ उसी एक एक्सीडेंटल मर्जर की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो सितारों की बेजान धूल से लेकर जिंदगी के इस प्लैनेटरी वेब तक ये 4 अरब साल का सफ़र कमाल का रहा है। केमिस्ट्री के सिंपल से नियमों से शुरू होकर जिंदगी ने न सिर्फ खुद को बनाया, बल्कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हासिल की जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब यहाँ इस धरती पर हो सकता है तो इस विशाल ब्रह्मांड में और कहाँ-कहाँ ऐसा हो रहा होगा।